हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में। फियोक्रोमोसाइटोमा दैट इज ए कैटेकोलेमाइन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। कैटेकोलेमाइन मींस एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। फियोक्रोमोसाइटोमा मेनली जो डेवलप होता है दैट इज ए टाइप ऑफ बिनाइन ट्यूमर। इट इज ए टाइप ऑफ बिनाइन ट्यूमर एंड मोस्टली इट डेवलप इनटू लोकेशन की अगर हम बात करें वेयर इट इज टू बी लोकेटेड, दिस ट्यूमर इज डेवलप मेनली इन एड्रिनल मेडुला पार्ट। डेवलप इन एड्रिनल मेडुला पार्ट, बट इट में डेवलप एक्स्ट्रा एड्रिनल मेडुला पार्ट आल्सो। यू कैन से लोकेशन ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा बेसिकली एक ट्यूमर टाइप है और बिनाइन टाइप का ट्यूमर है जिसके अंदर कैटेकोलेमाइन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर भी इसको बोला जाता है। कैटेकोलेमाइन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर मींस वो ट्यूमर जिससे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन होगा। इट इज कैटेकोलेमाइन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। सो यू कैन से जब भी फियोक्रोमोसाइटोमा डेवलप होगा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का सिक्रीशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से पर्सन के अंदर कॉन्टिन्यूअसली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा। मींस जो पर्सन के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो साइन एंड सिम्टम मेनली फियोक्रोमोसाइटोमा में देखने को मिलेंगे। लाइक हाइपरटेंशन होगा पर्सन को, एक्सेसिव डायफोरेसिस होगा। जो भी कैटेकोलेमाइंस के फंक्शंस हैं वो फंक्शंस इंक्रीज होंगे अगर किसी पर्सन को फियोक्रोमोसाइटोमा हुआ है तो। फियोक्रोमोसाइटोमा है क्या अगर आपसे पूछा जाए, फियोक्रोमोसाइटोमा इज ए कैटेकोलेमाइन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। वो ट्यूमर जो कैटेकोलेमाइंस का प्रोडक्शन करेगी, दैट ट्यूमर इज नोन एज फियोक्रोमोसाइटोमा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्टली बिनाइन टाइप ट्यूमर। मैलिग्नेंसी फियोक्रोमोसाइटोमा में रेयरली देखने को मिलती है और यू कैन से जो फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर जो ट्यूमर डेवलप होता है वो डेवलप ट्यूमर बिनाइन ही होगा। मैलिग्नेंसी या मैलिग्नेंट ट्यूमर लेटर स्टेज में डेवलप हो सकता है। मींस ये ट्यूमर लेटर स्टेज में एज ए मैलिग्नेंट ट्यूमर डेवलप हो सकता है, बट इनिशियली जब भी स्टार्ट होगा फियोक्रोमोसाइटोमा, then pheochromocytoma mainly is benign type of tumor. And definition of pheochromocytoma, you can say pheochromocytoma is a catecholamine producing tumor that is benign in nature and it mostly located or developed in adrenal medulla. Adrenal medulla के अलावा भी pheochromocytoma extra adrenal भी डेवलप हो सकता है। एक्स्ट्रा एड्रिनल लोकेशन फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा आर चेस्ट कैविटी, इसके अलावा एब्डोमेन, ब्रेन में डेवलप हो सकता है और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डेवलप हो सकता है। यूरिनरी ब्लैडर। सो दीज आर एक्स्ट्रा एड्रिनल लोकेशन ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। मेनली फियोक्रोमोसाइटोमा डेवलप होगा एड्रिनल मेडुला पार्ट के अंदर, बिकॉज फियोक्रोमोसाइटोमा की जो क्रोमाफिन सेल्स होती हैं दैट आर फाउंड इन एड्रिनल मेडुला पार्ट, तो वहां पर ट्यूमर डेवलप होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स्ट्रा एड्रिनल फियोक्रोमोसाइटोमा हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड के बाहर कहीं पर फियोक्रोमोसाइटोमा अगर डेवलप हुआ है तो मोस्ट कॉमनली इट इज डेवलप्ड इन चेस्ट कैविटी, abdominal cavity, brain or urinary bladder. So these are four sites that are extra adrenal sites of pheochromocytoma. Pheochromocytoma, it is a type of benign tumor. It is a catecholamine hormone producing tumor most commonly located in adrenal medulla. That is the basic things about pheochromocytoma. Pheochromocytoma में mainly जो क्वेश्चंस आते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा है क्या? दिस इज ए टाइप ऑफ कैटेकोलेमाइन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, benign in nature mostly, and
it is developed into adrenal medulla part of adrenal gland. But अगर आपसे एक्स्ट्रा एड्रिनल साइट्स पूछी जाएं कि कौन कौन सी जगह पर फियोक्रोमोसाइटोमा डेवलप हो सकता है, देन योर आंसर इज चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ब्रेन एंड यूरिनरी ब्लैडर. यहां पर भी कैटेकोलेमाइन प्रोड्यूसिंग, सेम इनका फंक्शन सेम रहेगा. कैटेकोलेमाइंस का प्रोडक्शन ये करेंगी, ट्यूमर डेवलप होगा इन कैविटीज में और वहां से कैटेकोलेमाइंस का प्रोडक्शन होगा, मींस एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन होगा. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा? कॉजेज की अगर हम बात करें, कॉज इज अननोन. It has unknown etiology. How it develops, we don't know. So pheochromocytoma develop होगा, कैटेकोलेमाइंस का प्रोडक्शन करेगा, एक्सेसिव कैटेकोलेमाइंस बॉडी में देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के फंक्शंस उस पर्सन में कंटिन्यू एक्सेसिव रहेंगे, जिसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे. What are the causes of pheochromocytoma? We not know, or you can say these are unknown etiology. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? अगर हम क्लासिकल ट्रायड की बात करें, ये सिम्टम्स डेफिनेटली प्रेजेंट रहेंगे अगर किसी भी पर्सन को फियोक्रोमोसाइटोमा हुआ है तो. क्लासिकल सिम्टम्स, और यू कैन से क्लासिकल ट्रायड ऑफ सिम्टम्स दैट आर सीन इन फियोक्रोमोसाइटोमा, दैट आर टैकीकार्डिया, बिकॉज एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं. जिन पर्सन के अंदर एक्सेसिव एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन होगा, उन पर्सन के अंदर हार्ट रेट इंक्रीज रहेगी, दैट विल लीड टू टैकीकार्डिया. इसके अलावा स्वेटिंग, स्वेटिंग पर्सन को कॉन्टिन्यूसली होगा और यू कैन से एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, दैट में लीड टू डायफोरेसिस. बिकॉज एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जब भी प्रोड्यूस होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करते हैं. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा है कि स्वेटिंग की प्रोसेस को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज कर देते हैं, डायफोरेसिस कोज करेगा अगर फियोक्रोमोसाइटोमा डेवलप हुआ है तो. बॉडी के अंदर अगर फियोक्रोमोसाइटोमा डेवलप होगा तो नॉर्मली जो एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस होते हैं वो तो होंगे ही, इसके अलावा जो ट्यूमर डेवलप हुआ है उस ट्यूमर की वजह से भी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. बिकॉज फियोक्रोमोसाइटोमा इज आल्सो नोन एज कैटेकोलेमाइन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर. सो कैटेकोलेमाइंस का प्रोडक्शन वो ट्यूमर करेगी, जिसकी वजह से ब्लड में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेंगी. इसके अलावा पर्सन के अंदर हेडेक होगा, दैट हेडेक इज सीवियर एंड पाउंडिंग हेडेक. सीवियर एंड पाउंडिंग हेडेक, बहुत सीवियर हेडेक होगा पर्सन को. सो दीज आर द क्लासिकल ट्रायड सिम्टम ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, टैकीकार्डिया, स्वेटिंग एंड हेडेक. दीज आर क्लासिकल ट्रायड सिम्टम्स ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा. ये तो डेवलप होंगे ही होंगे, डेफिनेटली साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ देखने को मिलते हैं. इसके अलावा जिन पर्सन को फियोक्रोमोसाइटोमा होता है उन पर्सन के अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, बिकॉज एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बीपी को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा पर्सन को. जिन पर्सन को फियोक्रोमोसाइटोमा होगा उन पर्सन के प्यूपिल्स डायलेटेड मिलेंगे, प्यूपिल डायलेटेड, बिकॉज एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करते हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा इट मींस एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज हुआ है. जब भी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का ब्लड में लेवल इंक्रीज होगा उसकी वजह से प्यूपिल्स का साइज इंक्रीज होता है, देन देयर इज प्यूपिल दैट आर फाउंड डायलेटेड. इसके अलावा पर्सन को हाइपरग्लाइसीमिया होगा, बिकॉज कैटेकोलेमाइंस और यू कैन से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं. फियोक्रोमोसाइटोमा में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है,
जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, ग्लाइकोस यूरिया देखने को मिलेगा, यूरिन के अंदर ग्लूकोज का एक्सक्रीशन होगा, पर्सन को पैल्पिटेशन होगा बिकॉज ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन अगर इंक्रीज रहेंगे देन इट में लीड टू पैल्पिटेशन कंडीशन, और डायफोरेसिस होगा, पैल्पिटेशन के साथ फ्लशिंग ऑफ फेस रहेगा बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, फ्लशिंग ऑफ फेस देखने को मिलेगा। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू फियोक्रोमोसाइटोमा। अगर हम बात करें फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर, अगर हमने साइन एंड सिम्टम्स को याद करना है तो साइन एंड सिम्टम्स को हम ये कह सकते हैं कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से जो भी फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस इंक्रीज हो जाते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा में, बिकॉज फियोक्रोमोसाइटोमा में भी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन और यू कैन से कैटेकोलेमाइंस का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कैटेकोलेमाइंस के फंक्शंस ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्टिन्यूअसली एक्टिवेट रहेगा, और कॉन्टिन्यूअस एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोस यूरिया, प्यूपिल डायलेटेड, एक्सेसिव स्वेटिंग, कॉन्टिन्यूअस गूज फ्लैश, इसके अलावा पर्सन में पैल्पिटेशन होगा, टैकीकार्डिया रहेगा, टैकीकार्डिया के साथ साथ सीवियर हेडेक होगा, पर्सन को फ्लशिंग ऑफ फेस देखने को मिलेगा। सो दीज आर कॉमन साइन एंड सिम्टम्स विच आर रिलेटेड विद फियोक्रोमोसाइटोमा कंडीशंस। ये जितने भी साइन एंड सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं दैट आर ड्यू टू एक्सेसिव फंक्शन ऑफ कैटेकोलेमाइंस। हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में डिस्कस किया था। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करते हैं। जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स इंक्रीज होते हैं इट मींस कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन हो रहा है। जब एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होगा तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे और यू कैन से उस पर्सन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज रहेगा। How will you diagnose if a patient has pheochromocytoma? Diagnosis of pheochromocytoma, that is physical examination and history. Physical examination is most important. जो भी पर्सन फियोक्रोमोसाइटोमा का होगा उस पर्सन के अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया हम फिजिकली एग्जामिन करेंगे, जब हम वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे पर्सन को टैकीकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, प्लस एक्सेसिव स्वेटिंग, यू कैन से एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी जिन पर्सन में फियोक्रोमोसाइटोमा डेवलप होगा, बिकॉज सिंपैथेटिक कॉन्टिन्यूअसली एक्टिवेटेड है। फियोक्रोमोसाइटोमा में जो मेन डेफिनेट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वीएमए टेस्ट, जिससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वीएमए इज वेनिलिल मेंडेलिक एसिड टेस्ट। वेनिलिल मेंडेलिक एसिड टेस्ट, वेनिलिल मेंडेलिक एसिड टेस्ट और वीएमए टेस्ट जो होता है दैट इज इंडिकेशन पेशेंट हैज फियोक्रोमोसाइटोमा है पर्सन को और नहीं है। वीएमए से हमें पता लगता है। वेनिलिल मेंडेलिक एसिड टेस्ट दैट इज ए यूरिन बेस्ड टेस्ट जिसमें हमें सैंपल में यूरिन लेना पड़ता है। यूरिन का हम सैंपल लेंगे और यूरिन का सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन हम करते हैं। 24 आवर यूरिन कलेक्शन किया जाता है जब भी हम वीएमए टेस्ट करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी पर्सन को वीएमए टेस्ट एडवाइज हुआ है, वीएमए टेस्ट में हम 24 आवर का यूरिन कलेक्शन करते हैं और जो कलेक्शन कंटेनर होता है, कलेक्शन कंटेनर, उस कलेक्शन कंटेनर में हम एसिडिक, मेनली एसिटिक एसिड पहले से हम उस कंटेनर में डाल के रखते हैं, बिकॉज जो हम स्टोरेज करते हैं, जो हम कलेक्शन करते हैं,
यूरिन का, दैट शुड बी एट एसिडिक पीएच। सो जो कलेक्शन कंटेनर होगा उसमें पीएच जो होगी दैट इज 3, मींस एसिडिक पीएच पे हम यूरिन का कलेक्शन करते हैं। जो वीएमए टेस्ट के लिए हम सैंपल लेंगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोई भी प्रिजर्वेटिव हम उसमें ऐड करते हैं कि नहीं करते, देन योर आंसर इज मेनली एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेनली हम एसिटिक एसिड हम एडवाइज करते हैं, क्योंकि जो वेनालिल मैंडेलिक एसिड है दैट इज ए कैटेकोलेमाइंस बाई प्रोडक्ट्स। जब बॉडी के अंदर कैटेकोलेमाइंस का प्रोडक्शन होगा, जब भी बॉडी के अंदर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन होगा, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जब बॉडी यूटिलाइज करेगी, तो यूटिलाइज करने के बाद में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, किसका मेटाबॉलिक वेस्ट? कैटेकोलेमाइंस का। मींस एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन अगर बॉडी में प्रोड्यूस ज्यादा हो रहे हैं तो बॉडी इनका यूटिलाइजेशन भी ज्यादा करेगी। बॉडी में जब एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का यूटिलाइजेशन होगा तो बॉडी में इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा इनके यूटिलाइजेशन से, दैट मेटाबॉलिक वेस्ट इज वेनालिल मैंडेलिक एसिड, दैट इज वेनालिल मैंडेलिक एसिड। और ये वेनालिल मैंडेलिक एसिड जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा बॉडी से। अगर किसी पर्सन में वेनालिल मैंडेलिक एसिड का लेवल ज्यादा आ रहा है यूरिन में, इट इंडिकेट कि पर्सन हैज फियोक्रोमोसाइटोमा। सो वेनालिल मैंडेलिक एसिड टेस्ट जो है, इसमें आप देख रहे हो वेनालिल मैंडेलिक एसिड, दिस एसिड इज ए मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। अगर किसी पर्सन में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो उस पर्सन में वेनालिल मैंडेलिक एसिड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा और उसका एक्सक्रीशन जो होगा दैट इज बाय यूरिन। सो दैट्स व्हाई वी कलेक्ट द यूरिन एज ए सैंपल। 24 आवर का हम यूरिन कलेक्शन करते हैं। यूरिन कलेक्शन से इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, यूरिन कलेक्शन जब भी हम करेंगे, जो भी कंटेनर है जिसमें हम 24 आवर का यूरिन कलेक्शन कर रहे हैं, उस कंटेनर के अंदर हम एसिटिक एसिड पहले से डाल के रखेंगे। अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 ml एसिटिक एसिड उसमें हम डालेंगे ताकि हम पीएच को एसिडिक रख सकें। बिकॉज अगर एल्केलाइन पीएच होगी या कंटेनर में कोई भी पीएच नहीं होगी तो मैंडेलिक एसिड है उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है दैट विल बी चेंज। इसलिए हम वेनालिल मैंडेलिक एसिड को भी हम सेम पीएच पे स्टोर करते हैं कंटेनर में। सो यूरिन के अंदर जो वेनालिल मैंडेलिक एसिड निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, उस यूरिन के अंदर वेनालिल मैंडेलिक एसिड का जो कंपोजिशन होगा वो चेंज नहीं होगा। इसलिए हम एज ए प्रिजर्वेटिव जो 24 आवर का यूरिन कलेक्शन करते हैं वीएमए टेस्ट में, उसमें हम एसिडिक एसिड पहले से इंस्टिल करके रखते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो नॉर्मल वैल्यू कितना है वीएमए का? नॉर्मल वैल्यू ऑफ वीएमए इज 10 to 250 mg पर 24 आवर्स। हम यूरिन का कलेक्शन जो करेंगे वो 24 आवर्स का करेंगे। जो टोटल हमारे पास यूरिन का कलेक्शन आया है उस कलेक्शन में वीएमए वैल्यू 10 to 250 mg पर 24 आवर है, देन इट इज नॉर्मल। इफ वीएमए मोर देन 250 mg per 24 hours, then it indicate pheochromocytoma. Pheochromocytoma. That is important point. So pheochromocytoma is confirmed if VMA result is more than 250 mg per 24 hours. That is important test that is done to diagnose pheochromocytoma. Pheochromocytoma is a catecholamine producing tumor. Mostly
occur in adrenal medulla part, but it may be extra adrenal that may be developed in chest cavity, abdominal cavity, brain and bladder. Next, management of pheochromocytoma. Definitive management of pheochromocytoma, that is adrenalectomy. Without adrenalectomy, we can't treat this disease. Adrenalectomy, that may be unilateral or bilateral. अगर वन साइड का एड्रिनल ग्लैंड हम रिमूव कर रहे हैं देन इट इज कंसीडर्ड एज यूनिलैटरल. अगर दोनों ही एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर डेवलप हो गया है देन वी हैव टू परफॉर्म बाइलैटरल एड्रेनलेक्टमी. मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस पर्सन का यूनिलैटरल एड्रेनलेक्टमी हुआ है उस पर्सन को पेशेंट हैज टू टेक स्टीरॉयड थेरेपी फॉर 2 years. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जिन पर्सन को यूनिलैटरल एड्रेनलेक्टमी होता है उन पर्सन में हम पर्सन को रिकमेंड करते हैं एटलीस्ट आफ्टर सर्जरी 2 years तक उस पर्सन को स्टीरॉयड थेरेपी लेना पड़ता है, अदरवाइज एडिशन डिजीज विल बी डेवलप्ड. बाइलैटरल अगर एड्रेनलेक्टमी हुआ है देन पेशेंट हैज टू टेक स्टीरॉयड थेरेपी और यू कैन से corticosteroids फॉर लाइफ लॉन्ग. That is also important point. Otherwise, patient will develop Addison disease because there is severe deficiency of adrenal hormones. Adrenalectomy, that is a treatment of choice for pheochromocytoma. Pheochromocytoma होगा उसका हम symptomatic management कर सकते हैं. Permanent treatment, that is adrenalectomy. अगर एक adrenal gland में ट्यूमर डेवलप हुआ है, pheochromocytoma है, उस कंडीशन में हम यूनिलैटरल एड्रेनलेक्टमी करेंगे. जिन पर्सन के अंदर दोनों एड्रेनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर डेवलप हुआ है, ट्यूमर कौन सा होगा, दैट इज कैटेकोलामाइन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर. अगर डेवलप हुआ है तो हम बाइलैटरल एड्रेनलेक्टमी करते हैं. जिन पर्सन का बाइलैटरल एड्रेनलेक्टमी होता है उन पर्सन को लाइफ लॉन्ग स्टीरॉयड और कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी लेना पड़ता है. मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एड्रेनलेक्टमी, that is also important point. Complication of adrenalectomy. अगर किसी पर्सन का एड्रेनलेक्टमी हुआ है उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में. मेनली इन पर्सन में हम वाइटल मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूसली करते हैं. इन पेशेंट्स के लिए हम इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग करते हैं. इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन की तरफ हम देखें देन पैरालाइटिक ileus, that is common complication which developed after adrenalectomy. जब भी पर्सन का एड्रेनलेक्टमी होगा उस पर्सन के अंदर मोस्टली पैरालाइटिक इलियस डेवलप होने के चांसेस रहेंगे ड्यू टू एनी काइंड ऑफ न्यूरल इंजरीज. दिस पैरालाइटिक इलियस पता कैसे लगेगा. ए नर्स इज केयरिंग ए पेशेंट आफ्टर एड्रेनलेक्टमी. Which sign and symptom will suggest the patient is developing paralytic ileus? That is most important question जो एग्जाम में पूछा जाता है. Paralytic ileus हुआ है then there is abdominal distension. Abdominal distension patient को develop होगा. There is constipation because there is no peristaltic movements, so constipation develop होगा. Abdominal girth जो है वो increase हो जाएगा. इसके अलावा पर्सन को नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा. नोजिया एंड वॉमिटिंग. पर्सन के अंदर मेनली बाउल साउंड जो हैं दैट रिमेन एब्सेंट बाउल साउंड. सो दीज आर मेन साइन एंड सिम्टम्स दैट विल सजेस्ट पैरालाइटिक इलियस. और यू कैन से अगर एड्रेनलेक्टमी के बाद में पर्सन को ये साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं दैट इज द क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ पैरालाइटिक इलियस. दैट सजेशन ऑफ पैरालाइटिक इलियस आफ्टर एड्रेनलेक्टमी. सो ए नर्स हु इज केयरिंग फॉर एड्रेनलेक्टमी पेशेंट्स आफ्टर एड्रेनल ग्लैंड रिमूवल, देन nurse should aware about
paralytic ileus development. How will you assess patient is developing paralytic ileus? Your answer: if patient has abdominal distension, increase in abdominal girth, nausea and vomiting, diminish or absent of bowel sound, that are indication of paralytic ileus development after adrenalectomy. So these are important question after adrenalectomy. सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विथ फियोक्रोमोसाइटोमा. फियोक्रोमोसाइटोमा अभी सर्जरी नहीं हुआ है, फियोक्रोमोसाइटोमा का पेशेंट है, उस पेशेंट में हम सिम्टोमैटिकली क्या मैनेज करेंगे? सिम्टोमैटिकली पेशेंट्स के अंदर हम मॉनिटर वाइटल साइंस हम पेशेंट में मॉनिटर करेंगे, इनटेक आउटपुट हम मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर वाइटल्स, मॉनिटर इनटेक आउटपुट एंड मॉनिटर वेट. दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट points related to care of a patient with pheochromocytoma. कॉम्प्लिकेशंस को हम अवेयर रहेंगे. अगर किसी पर्सन की सर्जरी अभी तक नहीं हुई है, उन पर्सन के अंदर कार्डियक फेलियर होने के चांसेस रहेंगे, और यू कैन से इट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा. कार्डियक फेलियर डेवलप हो जाएगा जिन पर्सन को फियोक्रोमोसाइटोमा अगर अनट्रीटेड रहता है, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो पर्सन विल लैंड इनटू कार्डियक फेलियर कंडीशन. इसके अलावा रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी डेवलप हो जाएगा बिकॉज पेशेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन स्टेट ऑफ हाइपरटेंशन. सो कार्डियक फेलियर इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर अनट्रीटेड फियोक्रोमोसाइटोमा. अगर पर्सन का सर्जरी हो गया देन इट्स ओके. अगर पर्सन का सर्जरी नहीं हुआ है, एड्रेनलेक्टमी नहीं हुआ है, तो उस पर्सन में अल्टीमेटली कार्डियक फेलियर डेवलप होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे. ड्रग्स हम सिम्टोमैटिक कौन कौन सी ड्रग्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं पर्सन को, जिनमें मेनली पर्सन में अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लोकर्स हम प्रीफर करते हैं एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लोकर्स में मेनली पैराजोसिन, फिनॉक्सीबेंजामाइन, ये ड्रग्स हम स्पेसिफिकली अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लोकर्स कैटेगरी की हैं, वो हम रिकमेंड करते हैं इन पेशेंट्स को, बिकॉज द पेशेंट में हैव सीवियर हाइपरटेंशन दैट इज रिड्यूस्ड बाय अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लोकर्स. सो एंटी हाइपरटेंसिव अगर आप पूछा जाए फियोक्रोमोसाइटोमा में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दैट आर मेन चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, देन योर आंसर इज अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लोकर्स. सो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लोकर्स हम मेनली रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को फियोक्रोमोसाइटोमा, बट इट इज ए सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट, इट इज नॉट ए डेफिनेट मैनेजमेंट. अलर्ट फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस. पर्सन के अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस डेवलप होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे जिन पर्सन को फियोक्रोमोसाइटोमा है. जब तक सर्जरी नहीं होता, देन यू ऑलवेज अलर्ट फॉर hypertensive crisis. Hypertensive crisis means BP will goes more than, systolic BP is more than 200, diastolic BP is more than 120 mg. Hypertensive crisis जब भी डेवलप होगा, पर्सन को इमीडिएटली अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लोकर्स हमें देना पड़ेगा. सो ऑलवेज अलर्ट फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस. हाइपरटेंसिव क्राइसिस को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? टू प्रिवेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस, always prevent urinary retention. अगर पर्सन में यूरिनरी रिटेंशन होगा, यूरिनरी रिटेंशन की वजह से उस पर्सन के अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा. प्रिवेंट इंक्रीज इन
एब्डोमिनल प्रेशर मींस पर्सन को कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। जिन पेशेंट्स को फियोक्रोमोसाइटोमा है उन पर्सन के अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है। उन पर्सन में सडनली बीपी इंक्रीज होगा, दैट इज ए इमरजेंसी कंडीशन, और बीपी सीवियर इंक्रीज होगा, पेशेंट विल लैंड इनटू हाइपरटेंसिव क्राइसिस सिचुएशन। उस सिचुएशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ विल यू प्रिवेंट hypertensive crisis in a patient with pheochromocytoma? Then you always remember, avoid urinary retention. So always जिन पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा होता है उनको हम कैथेटराइजेशन इमीडिएटली करते हैं। कैथेटराइजेशन करेंगे। पर्सन में एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, मींस कॉन्स्टिपेशन पर्सन को नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है देन that may lead to hypertensive crisis, so you should prevent the constipation in these patients. So constipation को prevent करने के लिए हम laxative use करेंगे या फिर enema हम use करेंगे। So always remember, hypertensive crisis is a complication of pheochromocytoma, that is a condition that will associated with the pheochromocytoma. अगर definite treatment से related question आपसे पूछा जाता है pheochromocytoma में, then your answer is adrenalectomy is the treatment of choice for pheochromocytoma patients. So we have discussed about the pheochromocytoma, that is adrenal medulla disorder, जिसमें mainly benign tumor develop होगा। Most common site of benign tumor development is adrenal medulla. That tumor will produce catecholamines, means pheochromocytoma is a catecholamine producing tumor। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन ज्यादा करेगी। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्टिन्यूअसली एक्टिवेट रहेगा। बॉडी के अंदर वो साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस होंगे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। बीपी इंक्रीज होगा, हेडेक होगा, टैकीकार्डिया होगा, पर्सन में एक्सेसिव डायफोरेसिस होगा, इसके अलावा प्यूपिल डायलेट रहेंगे। सो दीज आर साइन एंड सिम्टम्स दैट आर रिलेटेड विद द सिंपैथेटिक एक्टिवेशंस। एक्सेसिव एक्टिवेशन की वजह से और कॉन्टिन्यूअस एक्टिवेशन की वजह से ये साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं। सो दैट इज अबाउट फियोक्रोमोसाइटोमा। थैंक यू वेरी मच।